गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। आज है 6 मार्च 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने हैं एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन ये आज का एडिटोरियल के बराबर का टॉपिक है। बहुत जबरदस्त टॉपिक है। यूपीएससी में यहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंडिया में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है उसके बारे में बात करेंगे कि बॉम्बे हाई के अंदर इंडिया में बहुत ज्यादा ऑयल हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में दूसरी जगह पे भी ऑयल को डिस्कवर किया गया है, लेकिन फिर भी बॉम्बे हाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या नए नए इश्यूज आते हैं, बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है मेंस के लिए, थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। उसके अलावा नैनो डैप के बारे में बात करेंगे और फिर एक टॉपिक आता है गूगल प्ले स्टोर इशू। आपको अच्छे से पता है कि इंडिया में कई सारी जो एप्लीकेशन थी उनको गूगल स्टोर से हटा दिया गया था गूगल के द्वारा, जो काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा, जैसे शादी.com, कुकू FM, कई दूसरी डेटिंग वेबसाइट्स वगैरह को हटा दिया गया था। उसके बारे में बात करेंगे, ये पूरा मामला क्या है। उसके अलावा एक एडिटोरियल बात करता है ग्रीन जॉब्स एंड वीमेन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए, जिसको आज हम लोग एडिटोरियल से देखने वाले हैं। उसके अलावा एक दो एडिशनल आर्टिकल है जो हम थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि वीडियो को लाइक जरूर किया करो और नीचे कमेंट सेक्शन में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड हाय बाय, जो भी जिस टाइम भी आप देखते हो ना, उस टाइम मुझे पता होना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट हैं हमारे जो रेगुलर जो एनालिसिस देखते हैं। अपनी फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, लेकिन वीडियो को लाइक करे बिना कोई भी आगे नहीं जाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। और पहला टॉपिक जो हम लोग लिया है बिजनेस लाइन से लिया है, कल एडिटोरियल में आया था, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है जिसको हम लोग करने वाले हैं। व्हाई देयर इज ओनली वन मुंबई हाई। अगर आप, जैसे इंडिया में डिगबोई के अंदर इनिशियली, आज भी इंडिया में जो डिगबोई में सबसे ज्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ओल्डेस्ट ऑयल एक्सप्लोरेशन है इंडिया का, डिगबोई के अंदर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ता है, आसाम में, आपको अच्छे से पता होगा। उसके अलावा गोदावरी कृष्णा कावेरी डेल्टा से भी थोड़ा बहुत ऑयल हम लोग निकाल रहे हैं, नेचुरल गैस वगैरह ज्यादा निकाल रहे हैं। उसके अलावा ये तो जो ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन साइट है इंडिया में, ऑयल रिग है, वो है मुंबई हाई में, जो सबसे बड़ा है। सबसे ज्यादा यहां से ऑयल निकाला जाता है ऑफ शोर। अच्छा, ऑफ शोर और ऑन शोर का मतलब क्या होता है, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है, तो जैसे ये हमारी कोस्ट लाइन है, ऑन शोर का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी साइट जो कि लैंड के ऊपर होती है उसे ऑन शोर कहते हैं। ऑफ शोर का मतलब होता है कि जो कोस्ट से दूर होती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर हो सकती है, अरेबियन सी में हो सकती है, इसे ऑफ शोर कहते हैं। और बॉम्बे हाई जो है हमारा, वो यानी कि मुंबई हाई, पहले इसका नाम बॉम्बे हाई होता था, ये एक ऑफशोर ऑयल फील्ड है जहां से ऑयल निकाला जाता है। उसके बारे में आर्टिकल ये दिया गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। तो जिसके 25 साल, 50 साल, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली वगैरह, प्लेटिनम जुबली होती है, वो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात यह है कि इतने सालों के बाद भी, 50 साल होने को है मुंबई हाई को, हो चुके हैं, हम लोग इंडिया में दूसरा मुंबई हाई क्यों नहीं क्रिएट कर पाए। हमारे पास 7,500 किलोमीटर से ज्यादा की कोस्ट लाइन है। अंडमान निकोबार, अगर लक्षद्वीप को भी कंक्लूड कर लो, ईस्टर्न कोस्ट लाइन हमारे पास है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी हमारे पास ठीक ठाक है। फिर भी हम लोग और सेकंड मुंबई हाई क्यों नहीं बना पाए हैं। क्या क्या रीजन इसका हो सकता है, वो आज हम लोग इसमें बात करेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि भाई मुंबई हाई के बारे में स्पेशल क्या है, टेक्निकलिटीज थोड़ी सी देख लेते हैं। जब शुरुआत में मुंबई हाई के अंदर ऑयल को डिस्कवर किया गया था ना, तो ऐसा माना गया था देयर कैन बी ओनली 500 MMT, मतलब मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है, इतना होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग वहां से निकाल रहे हैं ना ऑयल को, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और आज के टाइम में इट इज अराउंड 2300 MMT, जो कि बहुत बड़ी बात है। मुंबई हाई की एक खास बात यह है कि एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। देखिए, हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ज्योग्राफी में, अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी कभी ध्यान से पढ़ा हो, हिमालय वगैरह आपने पढ़ा हो, तो अगर, तो उसके अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरह से फोल्ड माउंटेन्स होती हैं, जो फोल्डिंग होती है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, क्रस्ट वगैरह में। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं जियो सिंक्लाइन, इसे सिंक्लाइन बोलते हैं बेसिकली। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं एंटीक्लाइन। ठीक है, अगर इतना ध्यान रहेगा तभी आप समझ गए होंगे, ये फोल्ड एरिया होता है, जो कि ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसे एंटीक्लाइन बोलते हैं। मुंबई हाई में जो स्ट्रक्चर है वो एंटी क्लीनर स्ट्रक्चर है, एंटी क्लीनर स्ट्रक्चर है और आर्क लाइक है। एंटी क्लीनर स्ट्रक्चर वो कब बनता है, उसे स्ट्रक्चरल ट्रैप बोलते हैं, जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनता है। आपको बता देता हूँ क्या कैसे होता है, ये थोड़ा डायग्राम में दिखाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। ये रहा, देखिए जरा, ये एंटीक्लाइन है। देख, मैंने आपको बताया था ये एंटीक्लाइन होता है,
और ये नीचे वाला जियो सिंक्लाइन, ये सिंक्लाइन होता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखें ये एंटीक्लाइन है, ये कर्व जैसा होता है, ये कन्वेक्स शेप का होता है। इस एंटीक्लाइन में क्या होता है, देखिए जरा, ये एंटीक्लाइन है। इस एंटीक्लाइन में जो जब टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, जब हमारे लिथोस्फीयर के अंदर टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, तो इन स्ट्रक्चर के अंदर कुछ फोल्ड हो जाते हैं, यानी कि जो हमारा ओशन फ्लोर है इसके अंदर कुछ फोल्ड क्रिएट हो जाते हैं। वो जो फोल्ड क्रिएट होते हैं तो उसकी वजह से ये जो पेट्रोलियम है, ये नेचुरल गैस है, वो वहां पे ट्रैप हो जाती है। जैसे ये एक इम्परमिएबल रॉक है, यहां पे आपको मिलेगा सोल्ट वाटर। सोल्ट वाटर क्योंकि ओशन के अंदर में है तो ऑब्वियसली सोल्ट वाटर ही मिलेगा। आपको पता है कि जो हमारा ऑयल होता है वो वाटर से हल्का होता है, तो इसके ऊपर आपको ऑयल मिलेगा। ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर में है ये ऑयल है, पेट्रोलियम, ब्लैक गोल्ड इसलिए इसको बोलते हैं। और जो गैस होती है वह पेट्रोल से हल्की होती है, तो गैस सबसे ऊपर मिलेगी। तो सबसे ऊपर मिलती है यहाँ पे गैस, तो सबसे नीचे वाटर, उसके बाद पेट्रोलियम, ऑयल, और उसके बाद आपको गैस मिलती है, और ये यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। तो ये एक एंटीक्लाइन के अंदर हो गई है ट्रैप। ओके, अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहां से होल क्रिएट करना है, यहां से गैस निकाल लिए, पेट्रोलियम निकाल लिए, वाटर निकालिए, जो आपका मन करा वो निकाल सकते हो। इसे स्ट्रक्चरल ट्रैप बोलते हैं, जो कि टेक्टोनिक इवेंट की वजह से होता है। ठीक है, फोल्ड क्रिएट हो जाते हैं बेसिकली आपकी स्ट्रक्चर के अंदर, इस तरह के फोल्ड क्रिएट हो जाते हैं। तो यहां पे इस फोल्ड में आपको पेट्रोलियम मिलता है एंटीक्लाइन में। एंटीक्लाइन में जो पेट्रोलियम मिलता है उसकी क्वालिटी भी बेटर होती है, उसको एक्सप्लोर करना थोड़ा सस्ता पड़ता है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डिगिंग नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जो सिंक्लाइन के अंदर जो ऑयल होता है उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, और उसको ऑयल डिगिंग करने के लिए बहुत ज्यादा डीप आपको जाना पड़ता है, तो वो काफी महंगा होता है एक्सप्लोर करना उसको। तो ये एंटीक्लाइन है मुंबई हाई, इसलिए ये काफी अच्छा है, फेमस है। एक दूसरा ट्रैप भी होता है जिसे बोलते हैं स्ट्रेटो, जिसे हम लोग जो है स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप बोलते हैं। ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से नहीं बनता, ये सेडिमेंट के इरोजन और डिपोजिशन से बनता है। ये आपको ज्यादातर मिलेगा कहां पे, जहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स, वहां पे मिलता है। सेडिमेंट्री रॉक्स समझते हो, जो वाटर या विंड के द्वारा जो सेडिमेंट्स आते हैं, ठीक है, सैंड, क्ले वगैरह, वहां पे आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलेगा। जैसे आसाम में जो ब्रह्मपुत्र वैली है, ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से जो सेडिमेंट्स आए वो डिपॉजिट होते चले गए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वहां पे आपने पेट्रोलियम क्रिएट कर दिया, है ना, बिकॉज ऑफ द सम बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन एंड देयर प्रोसेस, तो वो वहां पे क्रिएट हो गया। तो वो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं। तो ध्यान रखना, पेट्रोलियम हमको दो जगह पे मिल सकता है, जहां पे स्ट्रक्चरल ट्रैप होते हैं और जहां पे आपके स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप होते हैं। स्ट्रेटी का मतलब ही होता है लेयर, स्ट्रेटो मीन्स लेयर। लेयर कहां पे बनेंगी, लेयर हमेशा वहां पे बनती है जहां पे सेडिमेंट्स होते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे बनती हैं। इनके बीच में पाया जाता है आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, दो जगह पे ऑयल आपको मिलेगा। इंडिया में बहुत जगह पे आपको इस तरह के सेडिमेंट्री बेसिन्स देखने को मिलते हैं जहां पे नेचुरल गैस या पेट्रोलियम होने के चांसेस हो सकते हैं। तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है इंडिया के जो सेडिमेंट्री है। आप ये पहले तो डायग्राम ही देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे ग्रीन कलर, येलो, पिंक कलर है, ये सब सेडिमेंट्री हैं। जैसे आप गंगा बेसिन को देख लीजिए, ये जो गंगेटिक प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अब देखिए जरा, जो कैटेगरी वन वाले जो सेडिमेंट्री बेसिन्स होते हैं, ये वो होते हैं जहां से हम लोग ऑयल को ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, कैटेगरी वन में कौन कौन से आएंगे, गोदावरी, कृष्णा, मुंबई ऑफशोर जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, मुंबई हाई की बात कर रहे हैं, आसाम शेल्फ, राजस्थान, कावेरी, आसाम, कोम्बे। ठीक है, तो ये अपना गुजरात है, तो यहाँ पे कोम्बे बेसिन है। ठीक है, कैटेगरी टू के अंदर वो सेडिमेंट्री बेसिन्स आते हैं जहां पे हम लोगों ने डिस्कवर तो कर लिया है ऑयल हो सकता है वहां पे, लेकिन अभी तक उसका कमर्शियल प्रोडक्शन हम लोगों ने शुरू नहीं किया। ये वो कैटेगरी टू वाले हैं। कैटेगरी टू में कौन कौन से आएंगे, सौराष्ट्र, कच्छ, विंध्या, महानदी और अंडमान। कैटेगरी थ्री वाले ऐसे हैं जहां पे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां पे ऑयल की डिस्कवरी फ्यूचर में हो सकती है। ठीक है, जैसे आपका केरला कोंकण, बंगाल, छत्तीसगढ़, ठीक है, गंगा पंजाब, नर्मदा, करेवा, बस्तर, डेक्कन,
कुडप्पा, ये कुछ कुछ, ये आपको कैटेगरी 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल आपके लिए। हाँ, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 में आप इसके नाम याद कर सकते हो एग्जाम के लिए। अब सवाल ये उठता है कि यार इतना इंडिया दुनिया भर का पेट्रोलियम हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसके लिए हमें डॉलर में पे करना पड़ता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इशू क्रिएट हो जाते हैं, राइट? तो दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों नहीं हम लोग मुंबई हाई के जैसा कोई दूसरा क्रिएट कर पा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे नजर आता है। इसका सवाल ये है कि देखिए, कोई नया साइट पे जाके पेट्रोलियम को डिस्कवर करना इज वेरी एक्सपेंसिव थिंग, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा आता है। और अब मान के चलिए कि बाई चांस आपने मान लो कहीं पे डिस्कवरी करने की कोशिश की, वहां पर आपने 2 साल 5 साल 10 साल लगाए, लेकिन बाद में वहां पे ऑयल निकला ही नहीं, आपका पानी टाइम वेस्ट हुआ, आपका मनी वेस्ट हुआ। तो ये बहुत ही हाई रिस्क और हाई कॉस्ट जॉब होती है, किसी नई जगह पे ऑयल को डिस्कवर करना। एक तो ये बड़ी बात हो गई। दूसरी बड़ी बात ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वजह से भी बहुत बार क्लियरेंस नहीं मिल पाता, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की आप बात करें या इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास की बात करें, कुछ कोस्टल रीजन्स के अंदर भी अगर बात करें, क्योंकि एक्सप्लोरेशन करने के लिए तो कमर्शियल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो कुछ कोस्टल एरियाज, हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं, वो थोड़े सेंसिटिव हैं डिफेंस के परस्पेक्टिव से, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वजह से क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। ये भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, और जिसकी वजह से डिले हो जाता है, अप्रूवल नहीं हो पाता है। ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए जो कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, जो पूरी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, उसमें हाई जीएसटी लगता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लगाया जाता है। तो जीएसटी क्यों पे करें? आपने 10 साल तक वहां पे खोज किया ऑयल का, 5 साल के लिए ऑयल का खोज किया, मिलियंस ऑफ डॉलर आपने खर्च किए, ऑयल आपको मिला नहीं, लेकिन फिर भी टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर खासकर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे पास है ओएनजीसी, जिसने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ठीक ठाक काम किया है, कई जगह पर उन्होंने नई नई बेसिन्स की डिस्कवरी की है। अब तक ओएनजीसी लगभग 360 650 जगह पे ऑयल डिस्कवर ऑलमोस्ट कर चुका है, हालांकि वो अभी तक कमर्शलाइज नहीं किया गया है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर अब तक इन्वॉल्व नहीं है। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जिस तरह से कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एनर्जी डिमांड्स हमारी बढ़ रही हैं, हमें बहुत लार्ज स्केल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाना पड़ेगा। कमर्शियल लेवल पे आप सिर्फ नहीं जा सकते हो। जब तक गवर्नमेंट एक्टिवली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी ना इस प्रोसेस में, तब तक काम नहीं चलेगा। ये बहुत जरूरी है। तो देर आर मेनी इश्यूज। ठीक है, क्या किया जा सकता है? पहली बात तो फाइनेंसिंग द एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट सब्सिडी दे, इंसेंटिव्स दे ऐसी कंपनीज को। जीएसटी को पूरी तरह से हटाया जाए, क्योंकि पेट्रोलियम वैसे भी जीएसटी के अंदर नहीं है, लेकिन ऑयल एक्सप्लोरेशन जीएसटी के अंदर है, आप इसको हटाइए। सबसे बड़ी बात, ऑयल एक्सप्लोरेशन को ना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, जैसे हम लोग डिफेंस को देते हैं, क्योंकि इंडिया की एनर्जी नीड्स बहुत क्रूशियल है। कल को इंडिया का चाइना के साथ वॉर हो जाए, पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एनर्जी सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके टैंक्स के अंदर, आपके फाइटर प्लेन जेट के अंदर अगर तेल नहीं होगा, तो खड़े रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। सिक्योरिटी एनर्जी की कंसिडर करिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात यह, कई बार सरकार कहती है कि अरे यार, हम लोगों ने 5 साल के लिए वहां पे पैसा लगाया, लेकिन हम लोग ऑयल निकाल ही नहीं पाए, डिस्कवर ही नहीं कर पाए। देखिए, इसको भी गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर आप ऑयल में डिस्कवरी करने में कुछ, हर साइंटिफिक डिस्कवरी का ऐसा ही होता है, जरूरी नहीं है आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। और जब एक्सप्लोरेशन किया जाता है, तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो कि फ्यूचर में हेल्प करता है आपको। हर फेल्ड एक्सपेरिमेंट आपकी नॉलेज के अंदर एनहेंसमेंट करता है। हो सकता है वो फेल हो गया हो, लेकिन बहुत लर्निंग आपको मिलती है। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, वो सिर्फ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में यूज नहीं होगा, दूसरी प्रोसेस में इंक्लूड हो सकता है। जैसे जियोथर्मल रिसोर्सेज वगैरह को स्टडी करने के लिए यूज हो सकता है। यस, आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करिए, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस का यूज करिए, तब जाके जो है कुछ बात बनेगी फ्यूचर में। लेकिन एक बात तो सरकार को सोचनी पड़ेगी, सबको सोचनी पड़ेगी, पॉलिसी मेकर्स को, कि पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन इंडिया में बहुत जरूरी है। कब तक आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंपोर्ट के ऊपर खर्चा करते रहोगे भैया? और कब तक मुंबई हाई और डिगबोई के ऊपर डिपेंड करोगे? अब तो आपको राजस्थान में बहुत सारे रिसोर्सेज मिल चुके हैं, गोदावरी कृष्णा में रिसोर्सेज हैं। अब बे ऑफ बंगाल में बहुत सारा एरिया है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, उसको एक्सप्लोर करिए, स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे बढ़िए।
अगर आप नहीं कर पा रहे तो विदेशी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, अमेरिकन ब्रिटिश कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्सपर्ट है इस चीज में, पूरा मिडल ईस्ट कंट्रोल करते हैं वो लोग। तो आप उनको भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे सकते हो, ठीक है, एज अ पार्टनर के तौर पे आप जा सकते हो। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो ये आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा टॉपिक है मेंस के पर्सपेक्टिव से, यहाँ से डेफिनेटली किसी ना किसी डायमेंशन से ऑफ कोर्स यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो किस कॉन्टेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे ऐसा पूछ सकता है दैट डिस्कवरिंग और एक्सप्लोरिंग न्यू ऑयल, डिस्कवरिंग और एक्सप्लोरिंग न्यू ऑयल साइट्स आर क्रूशियल फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, बट it comes with new challenges. Discuss 150 words, 10 marks। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कवरिंग और एक्सप्लोरिंग न्यू ऑयल साइट्स आर क्रूशियल फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, बट इट कम्स विद न्यू चैलेंजेस। डिस्कस करना है आपको ये, ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए जी, थोड़ा आगे बढ़ें। गवर्नमेंट टू फोकस ऑन नैनो डैप टू कट इंपोर्ट्स, ठीक है। तो नैनो डैप को अभी थोड़ा सा, क्योंकि देखिए हम लोग जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा किया जाता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्टिलाइजर जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, हमारी फूड प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, हम लोग फर्टिलाइजर के ऊपर ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और उनको इंपोर्ट करते हैं। यूरिया के केस में अगर बात करें तो इंडिया ऑलमोस्ट आत्मनिर्भर बन चुका है, लेकिन डैप अभी भी हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, डैप। तो सरकार ने क्या कहा है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, नैनो डैप को प्रमोट करेंगे। नैनो डैप को बना चुके हैं हम लोग इसको, लेकिन इसको अभी तक उतना लार्ज स्केल पे यूज करना हम लोगों ने शुरू नहीं किया है, लेकिन इसे हम लोग फ्यूचर में डेफिनेटली कर सकते हैं। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि नैनो डैप होता क्या है। नैनो डैप नॉर्मल फर्टिलाइजर नहीं है, ये एक यूनिक लिक्विड फर्टिलाइजर है जिसके अंदर बहुत ही स्मॉल नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, डायमोनियम फॉस्फेट के। ये इतने स्मॉल होते हैं, मतलब 100 नैनोमीटर तक के होते हैं, ये इससे भी कम हो सकते हैं। इतने स्मॉल होते हैं कि हमारे प्लांट्स इसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इनका एक मिक्सचर होता है बेसिकली। और आपको पता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। इस डैप के अंदर 16% फॉस्फोरस होता है और 8% नाइट्रोजन होता है, और ये नाइट्रोजन हमारे यूरिया का पार्ट भी होता है। जो यूजली हम लोग नॉर्मली डैप यूज करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन ये वाला हम लोग लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं। ओके। यूरिया के बाद इंडिया में जो सेकंड नंबर पे फर्टिलाइजर यूज किया जाता है वो एक्चुअली डैप ही होता है। इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा होते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक तो क्योंकि नैनो पार्टिकल्स हैं, तो जब हम लोग ये सोइल में जाता है, ये जब प्लांट के रूट्स में जाता है, तो प्लांट्स इसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात होती है। तो जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, प्लांट्स के रूट को ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है, जिससे जो है क्रॉप यील्ड बढ़ता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है। ये इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर है कि ये नॉर्मल जो डैप हम लोग यूज करते हैं सॉलिड फॉर्म में, उससे काफी ज्यादा सस्ता भी पड़ता है, बायोसेफ है, इको फ्रेंडली है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि ये इंडिया में ही बनाया गया है, तो अगर इसको हम लोग ज्यादा यूज करेंगे तो डेफिनेटली आत्मनिर्भर भारत बनने में भी हमारी हेल्प करेगा। इंपोर्ट जो हम लोग मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करते हैं इंपोर्ट पे, वो इंपोर्ट बिल हमारा कम होगा।
आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल के अंदर, ठीक है। फर्टिलाइजर स्केल्स अप, इंपोर्ट डिक्लाइंस। तो इंडिया में जैसे जैसे फर्टिलाइजर हम लोग खुद बनाएंगे तो इंपोर्ट अपने आप ही कम हो जाएगा। यस। देखिए यूरिया के केस में तो हम लोगों ने काफी कम कर दिया है। इवन कभी कभी हम लोग यूरिया को एक्सपोर्ट भी करते हैं, ये भी बड़ी मजेदार बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी डैप के केसेस में हम लोग ज्यादातर इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। ये हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, जो तभी होगा जब हम लोग इंडिया में डैप जैसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। तो थोड़ा सा डैप के बारे में इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है इतनी सफिशिएंट होती है आपके लिए। एग्जाम में पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द नैनो डैप। तो उसमें ऐसी दो चार चीजें पूछेगा। इट इज लिक्विड इन नेचर, इट इज सॉलिड इन नेचर, ऐसी ऐसी चीजें पूछता है वो आपसे, ठीक है। इट इज बायोसेफ, इट इज नॉट इको फ्रेंडली, ऐसे ऐसी स्टेटमेंट देता है। कुछ राइट होती है, कुछ रॉन्ग होती है, आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। चलिए, एक आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें ये हुआ कि जो हमारा गूगल प्ले स्टोर है, आप सब यूज करते हैं एंड्रॉयड फोन्स, तो गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो। जब आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर लिखा आता है इन ऐप परचेज, है ना। मतलब हो सकता है कि वो ऐप आपने फ्री डाउनलोड की हो, लेकिन उस ऐप के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जो तभी ओपन होते हैं, आप उसको तभी यूज कर पाते हो जब उसके लिए पे करते हो। अदरवाइज आप उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे गेमिंग एप्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, है ना। कोई आपको नया गेम के अंदर कोई फीचर लेना होता है तो तभी आएगा जब आप उसको भाई खरीदोगे। मैट्रिमोनियल साइट्स ऐसी होती हैं, राइट, वो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैट्रिमोनियल ऐप के अंदर आपको स्पेशल फीचर्स लेने हैं तो आप उसको पे करना पड़ेगा। तो ये जो इन ऐप परचेज होता है ना, इसके लिए वो सारे का सारा पैसा उस ऐप के पास नहीं जाता है, उसमें से कुछ पैसा गूगल के पास भी जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और 1-2% की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किसी किसी केस में 30% तक गूगल के पास जा सकता है। इंडिया में ये जो रेशियो है वो 11 to 30% है। कई देशों में तो इससे भी ज्यादा है। इंडिया की में मतलब डिपेंड करता है, ऐप टू ऐप डिपेंड करता है, लेकिन मामला भी यही है। तो हुआ ये कि कुछ जो एप्स थी, ठीक है, उन एप्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया हम लोग ये इन ऐप परचेज ना इतना ज्यादा परसेंटेज नहीं करेंगे। मतलब कोई आदमी अगर 100 रुपए का इन ऐप कोई सर्विस खरीद रहा है तो उसमें से 20-30 रुपए तो तुम ही ले जा रहे हो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बच रहा है, मुझे स्टाफ की फीस भी देनी है, डेवलपर्स को भी पैसा देना है, मेरा मेंटेनेंस में बहुत खर्चा होता है। 20-30 रुपए तो तुम ले रहे हो, मैं क्या ले रहा हूँ। तुम में उनका आर्गुमेंट यही है कि देखो भाई, क्योंकि मैं आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म को रन करने में भी बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, तो मुझे भी तो पैसा चाहिए। लेकिन उन्होंने क्योंकि पैसा देने से मना कर दिया, तो गूगल ने क्या किया, अपने ऐप स्टोर से उन एप्लीकेशंस को हटा दिया, ठीक है। चलिए, हटा दिया। अब ये मामला है कोर्ट में, पहले से ही मद्रास हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो एप्लीकेशन का ये कहना है कि क्योंकि ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है तो आप ये एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने फिर भी ले लिया। अब सवाल ये उठता है कि भैया, ये गूगल का इस पे क्या कहना है। गूगल का तो ये कहना है कि देखो भाई, जैसे कोई रेलवे प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म वैसे तो आप जाके यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप रेलवे प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक फीस पे कर, प्लेटफॉर्म फीस लगती है ना, प्लेटफॉर्म फीस तो लगती है। लेकिन अगर आपके पास टिकट है तो आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लगेगी। लेकिन अगर टिकट नहीं है तो प्लेटफॉर्म फीस आपके पास लगती है, अगर आप किसी को छोड़ने आए हुए हो। हालांकि ऐसा है इंडिया में कि बहुत लोग फेस नहीं करते, लेकिन कानूनी रूप से ऐसा प्रोसीजर तो है। गूगल पे तो आप ऐसा नहीं कर सकते, वहां पे तो आपको प्लेटफॉर्म फीस देनी ही पड़ेगी। तो ऐप जब आप डाउनलोड करते हो, गूगल ये कहता है कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आ रही है, आप ट्रेन के लिए टिकट पे कर रहे हो, लेकिन मेरे प्लेटफॉर्म का यूज करके। अगर मेरा प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आप कहाँ जाते, रास्ते से तो नहीं चढ़ सकते थे ट्रेन के ऊपर। तो क्योंकि आपको मैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उस प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने में बहुत खर्चा आता है, उस तो इसीलिए आपको मुझे फीस देनी पड़ेगी, ऐसा गूगल का कहना है, ठीक है। अब वो फीस जो है अलग अलग तरीके से वेरी करती है। जैसे डिज्नी हॉटस्टार, मैट्रिमोनियल वगैरह, जो ये ऑलरेडी केस जो है वो मार्केट सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका केस ऑलरेडी चल रहा है। अब बात ये उठती है कि भैया एंड्रॉयड को लेके इतना खर्चा क्यों, इतना हो हल्ला क्यों होता है। देखिए हमारे पास एप्पल स्टोर भी है, जो लोग एप्पल का फोन यूज करते हैं, लेकिन एप्पल को लेकर ना हंगामा होता नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही कम लोग जो है एप्पल वाले जो है इकोसिस्टम का यूज करते हैं। गूगल और एंड्रॉयड का यूज करने वाले इंडिया में थोड़े ज्यादा हैं।
इंडिया में 90% से ज़्यादा मार्केट तो एंड्रॉयड ही है, चाहे चाइनीज फोन हो चाहे कोई और फोन हो, सैमसंग हो, कोई भी हो, है ना। एप्पल तो मार्केट बहुत ही कम है इंडिया में। तो इनका ये कहना है कि देखिए एंड्रॉयड पे नहीं, एप्पल के ऊपर भी ऐसे केसेस चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि एप्पल इंडिया में कम लोग यूज करते हैं तो शायद इतना कंट्रोवर्शियल ये मामला हो नहीं पाता। हालांकि विदेशों में ऐसा नहीं है। एप्पल के ऊपर स्पॉटिफाई ने केस किया था थोड़े समय पहले, और उसके ऊपर काफी ज्यादा फाइन भी लगाया गया था। एप्पल के ऊपर जो है 1.8 बिलियन डॉलर का फाइन लगाया गया था यूरोपियन कमीशन के द्वारा। और गूगल के ऊपर भी लगाया गया, इंडिया में भी लगाया गया, इंडिया में भी गूगल के ऊपर 936 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। अब ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है। अब इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को ये कहना है कि देखो भाई, ये आपकी जो मोनोपोली है ना, आप उसका साफ साफ मिसयूज कर रहे हो। मोनोपोली का आप फायदा उठा रहे हो, क्योंकि मार्केट में कोई और प्लेयर है ही नहीं। आप अपनी मनमानी किए जा रहे हो, किसी से 10 मांग रहे हो, किसी से 20% मांग रहे हो, किसी से 50% मांग, फ्यूचर में बोलोगे कि भाई मुझे 100% दे दो। ये तो आपकी सरेआम मोनोपोली है। ये तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का की गाइडलाइंस का सीधा सीधा वायलेशन है। अगर आप एक ही प्लेयर हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें एक्सप्लॉइट करोगे। जब आप फोन लेते हो, एंड्रॉयड कोई भी फोन लेते हो, उस एंड्रॉयड के फोन में गूगल प्ले जो है वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आता है। ऐसी बात नहीं है कि दूसरे प्ले स्टोर नहीं है, दूसरे भी होते हैं, लेकिन गूगल प्ले बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आता है। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, लोगों को, कि गूगल प्ले के अलावा दूसरे भी जो है प्ले स्टोर होते हैं जहां से आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि उनको लगता है सिर्फ यही है, क्योंकि एंड्रॉयड का फोन है, क्योंकि एंड्रॉयड गूगल का है, तो इसलिए शायद वही होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये स्ट्रेटेजीज हैं। गूगल प्ले का जो प्ले स्टोर होता है वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आता है। इवन गूगल अपने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए प्रमोट करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं इनको कहता है कि आप गूगल प्ले को इंस्टॉल करिए, जैसे गूगल पे, ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आता है आजकल, गूगल पे। तो लोग अपने आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। भैया वो पेटीएम क्यों करेंगे, वो गूगल पे ऑलरेडी है तो उसको उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, पहले से उसका यूज कर लेते हैं। ऐसे ही प्ले स्टोर भी हो गया, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होगी जो गूगल बाय डिफॉल्ट करता है। जैसे आपके मोबाइल फोन में जो ब्राउजर होता है, उस ब्राउजर के अंदर बाय डिफॉल्ट गूगल होता है, गूगल सर्च। सर्च इंजन तो दूसरे भी हैं, लेकिन क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आता है तो लोग बाय डिफॉल्ट उसका यूज कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मोनोपोली है। ये कहीं ना कहीं लोगों को मैनिपुलेट करने का तरीका है। ये अपनी फाइनेंशियल पावर, अपनी टेक्निकल पावर का मिसयूज है, ऐसा मोस्टली एक्सपर्ट्स का मानना है। और ये जो अभी प्रेजेंट केस आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं यही है, गूगल अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी मोनोपोली का यहाँ पे फायदा उठा रहा है। तो ये थोड़ा सा इस मामले के बारे में आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन जॉब्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ द जेंडर डिस्पैरिटी। देखिए वैसे तो जेंडर डिस्पैरिटी हर सेक्टर में कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि हर सेक्टर में कॉमन प्रॉब्लम है तो भैया ग्रीन इकोनॉमी भी इससे कैसे दूर हटेगी। राइट, देखिए दुनिया धीरे धीरे नॉर्मल जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते थे उससे दूर हट रही है, और हम लोग धीरे 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 जो है सोलर, विंड, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली नई नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 2047 तक ये जो ग्रीन जॉब्स हैं, 35 मिलियन ग्रीन जॉब्स इंडिया में क्रिएट होंगी 2047 तक, ऐसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। अब वही सोलर, विंड, कंस्ट्रक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, वहाँ ऑटोमोबाइल, यहाँ पे वो जॉब्स जाएंगी। इंडिया में भी जो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जो ट्रांजिशन है वो बहुत फास्ट हो रहा है। जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है, इंडिया में अच्छी खासी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। 2015 से लेके 2021 तक टू टू 250% का जो है जंप आ चुका है, 250% का। लेकिन सवाल ये है कि ये जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, क्या इनके अंदर वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है? आंसर इज नो। ग्रीन जॉब्स में वीमेन का पार्टिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ 11% है। 89% जो जॉब्स हैं वो मैन ओरिएंटेड हैं, ग्रीन जॉब्स में भी। जैसे लोग लगभग हर जॉब्स के अंदर होता है, ऐसे यहाँ पे भी है। जो वीमेन है वो कुछ खास इंडस्ट्री में ही जो है वो सिमट के रह गई हैं। अपैरल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, लेदर, फूड, टबैको वगैरह में। 2019 के सर्वे ये कहता है कि मेन, जैसे कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग,
मैन यहाँ पे 85% वर्कफोर्स बनाते हैं। तो ये जो जॉब्स को लेके डिस्पैरिटी है, जॉब्स को लेके जो कंसंट्रेशन है मेन और वीमेन का, वो अलग अलग है। 2023 की स्टडी ये कहती है, स्किल काउंसिल फॉर द ग्रीन जॉब ये कहता है कि जो ग्रीन जॉब्स के अंदर जो ट्रेनिंग दी जा रही है स्किल डेवलप करने के लिए, वो ट्रेनिंग ज्यादातर वुमेन को दी जा रही है। वीमेन को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वीमेन इस काम के लिए अनसुटेबल हैं। उनको लगता है कि टेक्निकल जॉब्स हैं तो ये मर्दों के लिए ही हैं, वीमेन टेक्निकल जॉब कर ही नहीं सकती। सेफ्टी कंसर्न्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि सोलर पावर, विंड पावर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फील्ड में रहना पड़ता है। रिस्क की जॉब्स होती हैं, उनको सेटअप करना, वो सारी चीज़ें, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। पहले से ही लो रिप्रेजेंटेशन है वीमेन का, तो फ्यूचर में और ज्यादा वीमेन वहां पे इंस्पायर नहीं हो पाती जाने के लिए। लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का मामला है तो मेल ज्यादा बेटर कर सकते हैं, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। फैमिली कंस्ट्रेंट्स होती हैं, उनको लगता है कि हमारी वीमेन जो है सेफ जॉब्स की तरफ जाएं। क्यों सोलर पावर में लगा जाना है, क्यों विंड में जाना है, क्यों ग्रीन में जाना है, तो वो ट्रेडिशनल जो रोल्स हैं वहीं पे फोकस रह जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे नजर आता है। तो जब लो कार्बन इकोनॉमी फ्यूचर में जाएगी, जो अभी चल रही है, तो वीमेन का रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। क्योंकि हर सेक्टर की तरह अगर यहाँ पे भी वीमेन पीछे रह गई तो फिर वो डिस्पैरिटी बढ़ती ही चली जाएगी, कम नहीं होगा। तो इन गैप्स को एड्रेस किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटे मोटे तौर पे इस पूरे आर्टिकल के अंदर यही बात कही गई है। कैसे कर सकते हैं? अब आर्टिकल के अंदर कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो नहीं बताए, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो इन्होंने फोकस कर रखी हैं वो क्या है। जैसे कोलेटरल फ्री लैंडिंग कर सकते हैं। जो वीमेन ओरिएंटेड जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनका आप कोलेटरल फ्री लैंडिंग करिए। फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वीमेन के अंदर आप बढ़ाइए। सपोर्ट सिस्टम को बेटर करिए। लोन्स वगैरह जो है ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, वीमेन ओरिएंटेड जॉब्स करिए। क्रेडिट वर्दीनेस को बढ़ाइए। ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करिए। इंसेंटिव दीजिए। वीमेन को लीडरशिप पोजीशन के अंदर आप रखिए। जेंडर स्पेसिफिक नीड्स का ध्यान रखिए वीमेन का इन जॉब्स के अंदर। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जो केयर वर्क है जो हमारी महिलाएं करती हैं घरों के अंदर, उस बर्डन को कम करिए ताकि उनके पास फ्री टाइम मिले, वो जॉब्स में अंदर जा सकें। स्किल डेवलपमेंट करें। ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, तो इन जनरल भी वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और ग्रीन जॉब्स के अंदर भी वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अभी जब COP28 हुआ था तो यहाँ पे एक स्पेशल डायलॉग लॉन्च किया गया था, जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड द क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप, जिसके अंदर यही बातें की गई थी कि कैसे वीमेन को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं इन फ्यूचर। और अभी प्रेजेंट में भी जब हम लोग ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल बैरियर्स जो हैं उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, वीमेन की एम्प्लॉयमेंट में जो हिंड्रेंस हैं उसको कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्टेम की बात करें, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें, तो इंडिया में लगभग 43% वीमेन हैं जो साइंस फील्ड से ग्रेजुएट होती हैं। लेकिन जब जॉब्स की बात आती है तो दैट इज ओनली 30%। तो ये जो गैप है इसको फुलफिल करना है। फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको देनी पड़ेगी, मेंटरशिप आपको करनी पड़ेगी, अवेयरनेस आपको लेके आनी पड़ेगी, स्कॉलरशिप आप दीजिए। तो ये कुछ फैक्टर्स जो है यहाँ पे इन्होंने जो है निकाले हैं। तो इस आर्टिकल से आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो? पहली बात तो कुछ फैक्ट फाइंडिंग अपने पास है, ठीक है। कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करिए कि इंट्रोडक्शन दीजिए पहले तो आप, कि क्या सिनेरियो है 2047 तक कितना जॉब्स क्रिएट होगा एंड ऑल दैट, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो? प्रेजेंट सिनेरियो में बात करोगे कि भैया मेन के कौन सी जॉब्स के ऊपर फोकस किया जाता है, वीमेन को कौन सी जॉब्स के ऊपर फोकस किया जाता है। फिर एक आप फैक्ट के अंदर ये लिख सकते हो कि जो ग्रीन जॉब्स हैं यहाँ पे वीमेन का पार्टिसिपेशन कम है। फिर आप बात करेंगे क्यों कम है, वीमेन का पार्टिसिपेशन कम क्यों है, तो उसके अंदर तीन चार पांच फैक्टर जो हम लोगों ने बताए हैं आप उसकी बात करेंगे, ठीक है। फिर आप जो है यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करोगे कि कैसे वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है इन फ्यूचर ग्रीन जॉब्स। तो वही क्रेडिट वर्दीनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, कोलेटरल फ्री लोन्स, मेंटोरशिप, ठीक है, स्टेम, वो सब आप यहाँ पे बात करोगे। तो इस तरह से डिसेंट सा कंटेंट आपका बन जा रहा है इस पूरे आर्टिकल से, ठीक है। फैक्ट आपके पास हो गया, प्रेजेंट स्टेटस आपके पास हो गया, ग्रीन जॉब्स का पोटेंशियल क्या है फ्यूचर में वो आपका हो गया, वीमेन पार्टिसिपेशन क्यों कम हो रहा है और उसका सोल्यूशन क्या है। इतना बढ़िया कंटेंट अगर आपके पास बन जाता है ना, तो ये तो थोड़ा सा आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, नोटबुक लेके बैठिए, कंटेंट को लिखिए। खुद के हाथों से लिखोगे तो एक बेटर जो है
अंडरस्टैंडिंग भी होती है और फ्यूचर में आप उसको याद भी रख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, और उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल जो है पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। लेकिन हर स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस भी देगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।